गुड इवनिंग। चलो शुरू करते हैं पढ़ना, है ना। एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड हम लोग पढ़ लिए थे लास्ट क्लास में। दोनों का डिफरेंस बिटवीन तुम लोगों को पढ़ने के लिए होमवर्क था, ठीक है। अब नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। अगर सिचुएशन एक्सेस डिमांड का या डेफिशिएंट डिमांड का आ जाता है तो गवर्नमेंट क्या स्टेप लेगा ताकि उसको वो कंट्रोल कर सके, ठीक है। देखना, इसमें दो प्रकार का पॉलिसी गवर्नमेंट फॉलो करता है, एक है फिस्कल पॉलिसी और दूसरा है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। दो प्रकार का पॉलिसी होता है, एक होता है फिस्कल पॉलिसी और दूसरा होता है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है और गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को कंट्रोल करेगा या रेवेन्यू को बढ़ाएगा, एक्सपेंडिचर को कम करेगा या एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगा, इस प्रकार का कोई स्टेप लेता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट अपने या तो रेवेन्यू में या तो एक्सपेंडिचर्स में कंट्रोल करेगा, इंक्रीज डिक्रीज करेगा, जिससे कि वो इकोनॉमी को ठीक करने का कोशिश करेगा। ये आ जाता है फिस्कल पॉलिसी के अंदर में। तो इसके अंदर में लिख लेना यहाँ पे गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड स्पेंडिंग, ये दो से रिलेटेड सारा काम होता है फिस्कल पॉलिसी के अंदर। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर में जो गवर्नमेंट करेंसी प्रिंटिंग हो गया, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना, इंटरेस्ट रेट को कम करना, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना कि इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई करना है। अगर करेंसी प्रिंट ज्यादा करेगा तो इकोनॉमी में ज्यादा मनी सप्लाई होगा, करेंसी प्रिंट कम करेगा तो इकोनॉमी में कम मनी सप्लाई होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा रखेगा डिपॉजिट का तो मनी सप्लाई क्या होगा। चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट को छोड़ दो, अगर रिजर्व रेशियो ज्यादा रख देगा, बैंक के लिए रिजर्व रेशियो बढ़ा देगा तो क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। अगर रिजर्व रेशियो कम कर देगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो वो सारा गेम किसके अंडर में खेलता है, मनी सप्लाई के अंडर में खेलता है। मनी सप्लाई का गेम जो भी होता है वो सारा कहां आ जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर में आ जाता है। तो टोटल एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड वाले सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए या ठीक करने के लिए दो तरीका फॉलो किया जाता है, एक होता है फिस्कल पॉलिसी और दूसरा होता है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट का रेवेन्यू और स्पेंडिंग के रिलेटेड डिसीजंस होता है और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इकोनॉमी में मनी सप्लाई से रिलेटेड सारा डिसीजंस होता है, ठीक है। अब देखो इससे क्या ओवरऑल क्या होने वाला था, मान लो इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड था, ठीक है, डिमांड ज्यादा था, सप्लाई कम था। अब एक्सेस डिमांड ज्यादा था तो एक काम करते हैं, चलो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग ज्यादा अगर होगा, गवर्नमेंट अगर खर्च ज्यादा करेगा तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट ज्यादा अगर खर्च करेगा तो पहली बात गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड बढ़ेगा, तभी तो खर्च ज्यादा करेगा, नहीं तो खर्च कहां करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज ही खरीदेगा। तो गुड्स, गवर्नमेंट अगर स्पेंडिंग ज्यादा कर रहा है इसका मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड, पहले तो जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग किया तब बढ़ गया, उसके बाद वो पैसा किसके पास जाएगा, आम लोगों के पास जाएगा, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, जिसके वजह से फिर गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड और बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा होगा तो वो लोग क्या करेंगे, खर्च करेंगे, तो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड और बढ़ेगा। तो अगर गवर्नमेंट का स्पेंडिंग ज्यादा है तो उससे क्या होता है, ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड बढ़ेगा। अगर गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग को कम कर दे तो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वैसे ही इसका ऑपोजिट रेवेन्यू, गवर्नमेंट अगर टैक्सेस को बढ़ा दे, टैक्सेस को बढ़ा देगा तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा, लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम कम बचेगा। डिस्पोजेबल इनकम मतलब वो इनकम जो वो लोग खर्च कर सकते हैं, वो पैसा कम बचेगा, जिससे कि उसको क्या करना पड़ेगा, कम खर्च करना पड़ेगा, तो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड भी कम होगा। अगर टैक्सेस को कम कर दे तो हमारे हाथ में ज्यादा पैसा बचने लगेगा, जब हमारे हाथ में ज्यादा पैसा बचने लगेगा तो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चार प्रकार का चीज यहां पे होता है। अगर टैक्सेस ऊपर चला गया तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगा। टैक्सेस अगर ज्यादा हो गया तो डिमांड कम हो जाएगा, टैक्सेस अगर कम हो गया तो डिमांड बढ़ जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड बढ़ जाएगा। वैसे ही गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर बढ़ गया
तो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर कम हो गया तो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड भी कम हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रकार से मनी सप्लाई में आते हैं हम। मनी सप्लाई अगर बढ़ गया तो डिमांड क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा। मनी सप्लाई मतलब किसके पास मनी, आम जनता के पास बहुत पैसा हो गया। जब बहुत पैसा हो गया तो वो क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा। तो मनी सप्लाई अगर बढ़ जाता है तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। अगर मनी सप्लाई कम हो गया तो डिमांड भी कम हो जाए। ठीक है, तो हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं, अगर अब बताओ मुझे इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है, डिमांड बहुत ज्यादा है, वो सिचुएशन को ठीक करना है फिस्कल पॉलिसी को कंट्रोल करके, तो क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट क्या करेगा तो सिचुएशन ठीक हो जाएगा। डिमांड बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट को बोला गया तुम ऐसा कुछ करो फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड जिससे डिमांड कम हो जाए, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, अपना स्पेंडिंग को कम कर देगा और टैक्स को बढ़ा देगा। दो ऑप्शन है उसके पास, स्पेंडिंग को कम कर देगा और टैक्स को बढ़ा देगा। ठीक है, अगर उसको बोला जाए कि तुम एक काम करो मनी सप्लाई के थ्रू डिमांड को कम करो, तो क्या करेगा गवर्नमेंट, मनी सप्लाई को कम कर देगा। तो मनी सप्लाई को कम करने का बहुत सारा तरीका है, जैसे कि करेंसी प्रिंटिंग को कम कर देगा, रेशियो को बढ़ा देगा, बहुत सारे इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। तो इस प्रकार का बहुत सारा ऑप्शन गवर्नमेंट के पास है जिससे वो इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कम कर सकता है या बढ़ा सकता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक्सेस डिमांड या फिर डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन को ठीक कर सकता है बाय कंट्रोलिंग मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, देखना हर बार गवर्नमेंट का आता है, हर थोड़ी दिन में आता है, आरबीआई रेपो रेट को चेंज नहीं किया इस बार, आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को कांस्टेंट रखा, आरबीआई इंटरेस्ट रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया। ये सारा क्या है, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी है। गवर्नमेंट का इकोनॉमी को में डिमांड एंड सप्लाई को गवर्नमेंट चेक कर रहा है क्या है, और उसके बेसिस पे वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिजर्व रेशियोज वगैरह हर क्वार्टरली डिसाइड करता है कि इन आने वाले 3 महीने के लिए रिजर्व रेशियो क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, रेपो रेट क्या होगा, ये सारा चीज वो डिसाइड करता है। तो वो सारे क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट अपना बजट में स्पेंडिंग और टैक्सेस अनाउंस करता है हर साल, करता है या नहीं करता, बजट में साल में एक बार बजट आता है। ठीक है, फरवरी 1 को आता है, अभी जस्ट आके गया है बजट 1 तारीख को। उस बजट में गवर्नमेंट अपना आने वाले साल का टैक्स का जो स्ट्रक्चर है और स्पेंडिंग का जो स्ट्रक्चर है वो सारा डिसाइड करता है कि कहां कहां से कितना रुपए आएगा और कहां कहां कितना रुपए वो खर्च करेगा। उसके थ्रू वो कौन से पॉलिसी का पार्ट है, वो फिस्कल पॉलिसी का पार्ट। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। अगर मान लो इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड हो जाता है तो उसको करेक्ट करने का क्या क्या मेजर है। ठीक है, सबसे पहला डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। एक्सेस डिमांड है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट का अगर स्पेंडिंग कम हो जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गवर्नमेंट जब स्पेंडिंग कम करेगा तभी डिमांड कम होगा, प्लस लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा नहीं जाएगा जिससे और डिमांड कम होगा। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन आ गया डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, it is a part of fiscal policy. Government spends huge amount on infrastructural and administrative activities. Decrease in government spending will reduce the level of aggregate demand in the economy and helps correct inflationary pressure in the economy. ठीक है, अच्छा ये चीज या लास्ट क्लास के एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं। अगर डिमांड ज्यादा होगा, सप्लाई कम होगा, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो इकोनॉमी में क्या होता है, इन्फ्लेशन। अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो इकोनॉमी में क्या आता है, डिफ्लेशन आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी, एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने का कर रहे हैं। अगर एक्सेस डिमांड है मतलब इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है। इन्फ्लेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अपना स्पेंडिंग को कम करना पड़ेगा। ठीक है, रिद्धि। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, इंक्रीज इन टैक्सेस। टैक्स को बढ़ा देगा जिससे क्या होगा, लोगों के हाथ में कम पैसा बचेगा, लोगों के हाथ में कम पैसा बचेगा तो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड कम होगा। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट इंक्रीजेस द रेट ऑफ टैक्सेस एंड इवन इम्पोज सम न्यू टैक्सेस। टैक्स का रेट तो इंक्रीज करता ही है, साथ में कोई नया नया प्रकार का टैक्स भी लगा देता है। उसको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं बचना चाहिए, लोगों से सारा एक्स्ट्रा पैसा ले जाओ।
जब हम लोगों से एक्स्ट्रा पैसा ले जाएंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. It leads to decrease in the level of aggregate expenditure in the economy and helps control the situation of excess demand. ठीक है. पॉइंट नंबर सी, डिक्रीज इन मनी सप्लाई और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट. ये कौन सा पॉलिसी है? मॉनेटरी पॉलिसी है. पहला जो 2 पॉइंट पढ़े हम लोग वो क्या था? फिस्कल पॉलिसी. अब जो पॉइंट पढ़ेंगे वो है मॉनेटरी पॉलिसी. अब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर 2 प्रकार का काम होता है. एक होता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और दूसरा होता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट. एक होता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और दूसरा होता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, देखना क्या क्या होता है. मनी सप्लाई को कम करना है. एक्सेस डिमांड का सिचुएशन कैसे ठीक होगा? मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा. मनी सप्लाई कम हो गया तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहेगा. लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहेगा तो वो लोग गुड्स एंड सर्विसेज भी नहीं खरीदेंगे, जिससे कि एक्सेस डिमांड कम हो जाएगा और इकोनॉमी फिर से इन्फ्लेशन से बाहर निकल जाएगा. ठीक है, अब ओवरऑल हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है? मनी सप्लाई को कम करना. अब मनी सप्लाई को कम करने का 2 तरीका है. एक है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और दूसरा है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, सबसे पहले आता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट. क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है हम कुछ रेशियोज को या कुछ परसेंटेज को चेंज करेंगे. मतलब क्वांटिटी वाइज हम लोग कुछ चेंज करेंगे जिससे कि हमारा मनी सप्लाई कम हो जाएगा. रेशियो हो गया या तो हमारा जो रिजर्व रेशियो हो गया ये सबको चेंज कर देंगे, या तो इंटरेस्ट रेट के स्ट्रक्चर्स को चेंज कर देंगे जिससे कि मनी सप्लाई कम हो जाएगा. ठीक है, लेकिन सबसे पहले इंक्रीज इन बैंक रेट. बैंक रेट इज अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक टू मीट्स देयर लॉन्ग टर्म नीड्स. पढ़े थे, याद करो बैंक रेट बैंकिंग चैप्टर में, है ना. बैंक रेट क्या होता है? वो रेट जिस रेट से सेंट्रल बैंक पैसा देता है किसको? कमर्शियल बैंक. ठीक है, अगर कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए तो वो कहां से लाएगा? सेंट्रल बैंक से लाएगा. तो सेंट्रल बैंक जिस रेट में कमर्शियल बैंक को पैसा देता है उसको हम लोग बोलते हैं बैंक रेट. ठीक है, अब अगर मनी सप्लाई को कम करना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? बैंक रेट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तब क्या होगा? ऑब्वियसली बैंक वाला कम लोन लेगा. और होता है ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने से लोन कम लेते हैं, इंटरेस्ट रेट कम हो जाने से लोन ज्यादा लेते हैं. तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो बैंक लोग अपना लोन लेना कम कर देंगे. जब बैंक लोग लोन लेना कम कर देंगे तो वो लोन देना भी कम कर देंगे, क्योंकि लोन आएगा तब तो जाएगा. तो जब आना ही कम हो गया, बैंक के पास ही पैसा नहीं है, तो वो लोगों को कैसे देगा? पैसा नहीं दे सकता. तो उससे क्या हो जाएगा? ओवरऑल मनी सप्लाई कम हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या कर सकता है? इंक्रीजिंग बैंक रेट. बैंक रेट को गवर्नमेंट क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा. आरबीआई क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा. During excess demand, central bank increases the bank rate, which rise the cost of borrowing from the central bank. It forces the commercial bank to increase their lending rate, which discourage borrower from taking loans. It reduces the availability of credit in the economy and helps to correct excess demand. Point number 2, increase in repo rate. Repo rate क्या होता है? सेंट्रल बैंक जो कमर्शियल बैंक को पैसा देता है फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स. ठीक है, पहले वाला क्या था? लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए था, अभी वाला शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए. तो बात बराबर है, शॉर्ट टर्म के लिए दे या लॉन्ग टर्म के लिए दे. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? हमको मनी सप्लाई को कम करना था. तो मनी सप्लाई को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा. तो जैसे ही वो इंक्रीज कर देगा रेपो रेट को, तब क्या हो जाएगा? मनी सप्लाई कम हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, ओपन मार्केट ऑपरेशन. ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज. परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय आरबीआई. अब क्या होता है? देखो, कभी कभार बैंक को पैसा चाहिए या आरबीआई को पैसा चाहिए, सेंट्रल बैंक को पैसा चाहिए, तो वो क्या करता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है. ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है पब्लिक से डायरेक्टली पैसा मांगेगा इन एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी. अब ये सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी बेवकूफ बनाने का तरीका. एक पेपर का टुकड़ा है जिसके अगेंस्ट में पैसा मिलेगा. ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है, ठीक है, और मुझे तुमसे पैसा लेना है, तो मैं क्या करूंगा? एक पेपर का टुकड़ा तुम्हारे नाम पे इशू करूंगा और तुमको वो दे दूंगा, जिसके अगेंस्ट में तुम मुझे क्या करोगे? बहुत सारा पैसा दे दोगे. हाँ, लेकिन ये एश्योरेंस है, वो पेपर का इतना वैलिडिटी है, इतना एश्योरेंस है कि फ्यूचर में तुमको तुम्हारा पैसा रिटर्न मिल जाए. लेकिन अभी के लिए मनी सप्लाई कम हुआ या नहीं हुआ? अभी अगर मैं सेल ऑफ सिक्योरिटी करूं, कागज का टुकड़ा बेच के पैसा ले लूं मार्केट से, तो ओवरऑल इकोनॉमी से मनी सप्लाई कम हो गया या नहीं हुआ?
तुम लोगों के पास जितना पैसा था सारा मेरे पास आ गया, तो ओवरऑल तुम्हारे बीच में मनी सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया। तो गवर्नमेंट जनरली ये करता है, अगर मान लो एक्सेस डिमांड का सिचुएशन है और बहुत सारा पैसा इकोनॉमी में है, जो पैसा उसको वहां से निकालना है बाहर, मतलब मनी सप्लाई को कम करना है, तो क्या करेगा गवर्नमेंट, पेपर का टुकड़ा इशू करना शुरू करेगा। एक पेपर का टुकड़ा में स्टाम्प मारेगा, साइन मारेगा और तुमको पकड़ाते जाएगा, जिसके अगेंस्ट में तुम लोग बहुत सारा पैसा मुझे देते जाओ, ठीक है। जिससे क्या होगा, तुम्हारे बीच में मनी सप्लाई कम हो जाएगा। अभी के लिए क्या हो जाएगा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगा, जिससे एक्सेस डिमांड का सिचुएशन कम हो जाएगा। क्लियर है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेल ऑफ सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट क्या करेगा, सेल करेगा सिक्योरिटी, ठीक है। सेल ऑफ सिक्योरिटी का मतलब है गवर्नमेंट पेपर का टुकड़ा बेचेगा और तुमसे पैसा लेगा, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक. It directly influences the level of money supply in the economy. During excess demand, central bank offers securities for sale. Sale of security reduces the reserves of commercial bank. It adversely affects the bank's ability to create credit and decrease the level of aggregate demand in the economy. तुमको इतना ज्यादा कहानी हर बार पढ़ना नहीं है, इतना लर्न करना नहीं है। तुम लोग सिंपली ये समझ जाओ कि ऑपरेट कैसे हो रहा है कोई भी चीज। तुमको ये देखना है कोई भी काम जब सेंट्रल बैंक कर रहा है तो उससे पैसा किससे किसके पास जा रहा है, ठीक है। अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन किया, सेल ऑफ सिक्योरिटी किया, तो पैसा पब्लिक से किसके पास आया, गवर्नमेंट के पास आया। अगर परचेज कर रहा है, रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटी कर रहा है, मतलब सिक्योरिटी क्या, एक पेपर का टुकड़ा है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट परचेज कर रहा है सिक्योरिटी, मतलब तुमसे पेपर का टुकड़ा ले रहा है और उसके बदले में तुमको बहुत सारा कैश दे रहा है, जिससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देखो पॉइंट नंबर 4, इंक्रीज इन लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, LRR। मनी सप्लाई को कम करना था तो क्या करेंगे, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा देंगे। बैंक को बोलेंगे ज्यादा पैसा अपने पास रखो, क्रेडिट कम दो, जिससे क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कमर्शियल बैंक आर ऑब्लाइज्ड टू मेंटेन लीगल रिजर्व्स. An increase in such reserve is a direct method to reduce the availability of credit. There are two components of legal reserve, एक है कैश रिजर्व रेशियो और दूसरा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। पढ़े थे कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, बैंक में अगर मान लो मैं जाके 100 रुपए डिपॉजिट किया, तो उस 100 रुपए में से कुछ पार्ट गवर्नमेंट को, कुछ पार्ट बैंक को डिपॉजिट के तौर पे रखना पड़ा है, रिजर्व्स के तौर पे रखना पड़ता है। बाकी पैसा का वो क्या कर सकता है, फर्दर आगे क्रेडिट दे सकता है। तो जो पैसा उसको रिजर्व के नाम पे रखना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। अब ये जो रिजर्व के नाम पे पैसा रखा है, इसका दो हिस्सा कर देगा, एक हिस्सा वो खुद के पास रखेगा, एक हिस्सा वो आरबीआई के पास रखेगा। जो पैसा वो आरबीआई के पास रखेगा उस हिस्से को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, और जो पैसा वो अपने पास रखेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। अब जब गवर्नमेंट दोनों रेशियो को बढ़ा देगा और गवर्नमेंट बोलेगा, आरबीआई बोलेगा कि जो पैसा तुम मुझे दे रहे हो उसका रेशियो को बढ़ा दो और जो अपने पास रख रहे हो उसका भी रेशियो को बढ़ा दो, तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा या बढ़ेगा, ऑब्वियसली कम हो जाएगा क्रेडिट क्रिएशन, जिससे कि मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इकोनॉमी, ठीक है। तो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट जिसमें कैश रिजर्व रेशियो आ गया, एसएलआर आ गया, दोनों को बढ़ा देने से मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, इकोनॉमी में कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब हम लोग कुछ रेशियो को चेंज नहीं करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वालिटेटिव चीजों को चेंज करेंगे। जैसे कि सबसे पहला इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन क्या होता था, याद करो, पढ़े थे, ठीक याद आ रहा है। मान लो मेरे पास एक 1 करोड़ का बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है जिसका वैल्यू कितना है, 1 करोड़ रुपीज। तो बैंक में जाऊंगा तो बैंक 1 करोड़ रुपए लोन दे देगा, क्यों भाई, मेरा प्रॉपर्टी का वैल्यू तो 1 करोड़ है, क्यों नहीं देगा 1 करोड़ का लोन। अगर मैं 1 करोड़ बैंक से लोन ले आऊं तो तुम मुझे बताओ क्या मैं कभी रिटर्न करने जाऊंगा, क्योंकि देखो क्या है, हर महीने इंटरेस्ट ऐड होगा, तो 4-6 महीने में इंटरेस्ट बहुत सारा ऐड हो जाएगा। अब लोन का अमाउंट ज्यादा है, मेरे प्रॉपर्टी का वैल्यू कम है, तो तुम्हें लगता है मैं जाऊंगा कभी, नहीं। प्लस बिल्डिंग मेरे पास ही रहेगा, बिल्डिंग का कागज पत्तर तो गवर्नमेंट के पास रहेगा, बिल्डिंग का वैल्यू 1 करोड़ रुपया, मैं बिल्डिंग का कागज पत्तर किसको दे दिया, बैंक को दे दिया, बिल्डिंग में मैं रह रहा हूं,
अब देखा 1 करोड़ का वैल्यू था, बैंक मुझे 1 करोड़ दे दिया है, तो मैं क्या करूंगा, पंखा, लाइट, सीलिंग, फैन वैन सब खोल लूंगा, ईटा वीटा जितना निकल पाएगा निकाल लूंगा, गेट दरवाजा जितना हो पाएगा सब खोल खाल के बेच दूंगा सब कुछ, और भाग जाऊंगा, है या नहीं। मतलब बिल्डिंग का वैल्यू जो 1 करोड़ था उसको मैं क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, उसमें से बहुत सारा चीज खोल खोली के बेच दूंगा, है ना, सारा गेट खोल दिया, सारा खिड़की खोल दिया, सब कुछ खोल खाल के बेच दिया और भाग गया। तो अब बैंक को नुकसान होगा या नहीं होगा, क्योंकि अब जब बैंक उस प्रॉपर्टी को बेचने जाएगा तो उसको 1 करोड़ मिलेगा, नहीं मिलेगा, अब तो खंडर है वो, तो उसका वैल्यू 50 लाख या 60 लाख या 70 लाख मिलेगा, 1 करोड़ तो नहीं मिलेगा। तो बैंक तो बेवकूफ बन गया, हर कोई ऐसे करेगा बैंक के साथ। तो इसीलिए बैंक क्या करता है, एक मार्जिन रखता है अपने पास, ठीक है। अगर तुम्हारा प्रॉपर्टी 1 करोड़ का है तो उसके अगेंस्ट में बैंक तुमको कितना लोन देगा, या तो 60 लाख या तो 70 लाख, हर बैंक का अलग अलग होता है, कुछ रेशियो ही तुमको लोन देगा, पूरा अमाउंट लोन नहीं देगा। अब जब कुछ रेशियो तुमको लोन दे रहा है तो उससे क्या होगा, बैंक हमेशा सेफ है, क्योंकि वो मान लो 60 लाख रुपीज लोन दिया, प्रॉपर्टी का वैल्यू 1 करोड़ रुपए, तो ऑब्वियस सा बात है अब तो मैं भागूंगा नहीं, क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास पैसा देने के लिए नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, प्रॉपर्टी को बेचूंगा और वो पैसा बैंक को दे दूंगा, उसके बाद में मुझे नेट में डिफरेंस में कुछ अच्छा खासा अमाउंट मेरे पास बचेगा, तो ऑब्वियस सा बात है अब मैं भागूंगा नहीं, बल्कि मैं बैंक का पैसा रीपे करूंगा। इसीलिए बैंक क्या करता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स रखता है, ठीक है। अब अगर ये मार्जिन रिक्वायरमेंट को गवर्नमेंट बढ़ा दे तो मनी सप्लाई कम होगा या ज्यादा होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया मतलब 1 करोड़ के प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में सिर्फ 50 लाख लोन दे रहा है, पहले 70 देता था अब 50 दे रहा है, मार्जिन रिक्वायरमेंट पहले 30% था अब 50% कर दिया, तो मनी सप्लाई क्या होगा, कम हो जाएगा इकोनॉमी में, क्योंकि लोन अब 50 लाख का मिलेगा अगेंस्ट 1 करोड़ के प्रॉपर्टी में, तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा, जिससे एग्रीगेट डिमांड कम होगा इकोनॉमी में, ठीक है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर बढ़ता है तो मनी सप्लाई क्या होता है, कम हो जाता है, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होता है तो मनी सप्लाई बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मोरल सुएशन। कभी बैंक गए हो और लोन मांगे हो तो बोला है बैंक वाला नहीं नहीं अभी नहीं होगा, अभी टाइम नहीं है, अभी भीड़ है, कल आना, परसों आना, नरसों आना, ऐसा होता है रियलिटी में। और ये जानबूझ के वो लोग नहीं बोल रहे, इनको ऐसा बोलने के लिए आरबीआई बोला है, अनएथिकल है, सही तरीका नहीं है, लेकिन रियलिटी है। आरबीआई क्या करता है, अगर उसको क्रेडिट क्रिएशन नहीं करना है, मनी सप्लाई नहीं बढ़ाना है, तो लोन देना कम करना पड़ेगा। अब लोन देने कम करने के लिए मान लो टेम्परेरी पीरियड के लिए कम करना है, 3 महीने या 2 महीने के लिए, तो वो लोन देना बंद तो नहीं कर सकता, क्योंकि फ्यूचर अगर पूरा बंद कर देगा तो बैंक कहां से इंटरेस्ट कमाएगा, लोगों को इंटरेस्ट देना है, लोन में इंटरेस्ट आ नहीं रहा है, तो बैंक डूब जाएगा। तो अगर एक टेम्परेरी पीरियड के लिए अगर उसको क्रेडिट को कंट्रोल करना है तो वो क्या इंस्ट्रक्शन देता है कि कस्टमर को हैरेस करो। हैरेस करो मतलब ऐसा नहीं कि मारपीट करो, कस्टमर को हैरेस करो मतलब ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगो, लेट लगाओ, टाइम लगाओ काम में, प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स कर देगा, पहले एक फॉर्म भरना था अभी 6 फॉर्म भरना पड़ेगा, पहले बैंक में अप्रूवल होता था अब वो अप्रूवल के लिए जाएगा कहाँ, रीजनल ऑफिस जाएगा, पहले जो काम रीजनल ऑफिस में होता था उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, हेड ऑफिस जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार का सिचुएशन क्रिएट कर देता है ताकि बहुत लोगों का लोन हो ही ना पाए, मतलब डायरेक्टली मना नहीं कर रहा कि हम तुमको लोन नहीं देंगे, वो सिचुएशन ऐसा क्रिएट करेगा, बैंकों को ऐसा इंस्ट्रक्शन देगा कि तुमको लोन अब कम देना है, कुछ दिनों के लिए ज्यादा लोन देना नहीं है, कम कम लोन देना है, फिर जब हम इंस्ट्रक्शन देंगे तब लोन को बढ़ा देना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मोरल सुएशन। मोरल सुएशन का मतलब होता है एडवाइस देता है बैंकों को कि अब तुम लैंडिंग को क्या कर दो, कम कर दो, ज्यादा लोन मत बांटो, कम कम लोन दो थोड़ी दिन के लिए, क्योंकि ओवरऑल मनी सप्लाई इकोनॉमी में क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो इसके लिए कुछ दिनों के लिए लोन क्या देना है, कम देना है, तो उसको बोलते हैं मोरल सुएशन, जिसमें एडवाइस दिया जाता है कि अब तुम लैंडिंग को डिस्करेज करो, मतलब सभी को लोन मत बांटो, कम कम लोन फाइल को प्रोसेस करो, कम कम पैसा लोन में दो कुछ दिनों के लिए, ताकि मनी सप्लाई फिर से क्या हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक है। So this is a combination of persuasion and pressure that the central bank applies on other bank in order to get them act in a manner align with its policy. Moral suasion is exercised through discussion, letter, speeches and hint to bank. During excess demand, the central bank advises, request or persuade the commercial bank not to advance credit
for speculative or non-essential activities. It helps to reduce availability of credit and aggregate demand. ठीक है. Next, selective credit control, introducing credit rationing. लास्ट पॉइंट है एक्सेस डिमांड का. देखना क्या होता है ये. It refers to method in which central bank give direction to other bank to give or not to give credit for certain purpose or to particular sector. During excess demand, the central bank introduces rationing of credit in order to prevent excessive flow of credit, particularly for speculative activity. It helps to wipe off the excess demand. Credit rationing क्या होता है? Selective credit control क्या होता है? गवर्नमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सेस सप्लाई, एक्सेस डिमांड क्या करता है, कुछ सेक्टर को लोन देना बंद कर देता है. जैसे कि अगर मान लो इकोनॉमी में बहुत ज्यादा मनी सप्लाई हो गया, अब हर इंसान को लोन नहीं दे सकता, हर इंसान को लोन दे देगा तो और मनी सप्लाई बढ़ेगा जिससे सिचुएशन खराब होगा. तो गवर्नमेंट क्या करता है, कुछ कुछ सेक्टर्स के लिए लोन का गेट को बंद कर देता है कि अब ये सेक्टर्स में और लोन नहीं देंगे. जैसे कि मान लो कोई कंज्यूमर गुड्स का सेक्टर हो गया, या फिर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो गया, या होटल इंडस्ट्री हो गया, तो ये लोगों को अब और हम लोन नहीं देंगे, बाकी लोगों को लोन देंगे, इन लोगों को लोन नहीं देंगे. जनरली क्या होता है, जो टबैको मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, जो लिकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, या जो बार ऑपरेट कर रहे हैं होटल्स में जिसमें बार है, वो सारे कंपनीज को बैंक लोग लोन नहीं देते. वो क्यों लोन नहीं देते? क्योंकि वो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अंदर में बैंक को ओवरऑल लोन कम देना है. तो वो क्या कर रहा है, नॉर्मली लोगों को मना नहीं करके कुछ पर्टिकुलर बिजनेस वालों को मना कर रहा है कि हम तुम लोगों को लोन नहीं देंगे, हम बाकी लोगों को लोन देंगे. जनरली ये होता है जो टबैको मैन्युफैक्चरिंग है, जो लिकर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग कर रहा है, जो बार या होटल बार ऑपरेट कर रहा है, होटल्स ऑपरेट कर रहा है, ये लोगों को जनरली क्या होता है, लोन नहीं दिया जाता. ठीक है, अगर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अंदर में अगर है तो, अदरवाइज सबको लोन गवर्नमेंट देता. ठीक है, चलो. तो इस तरीके से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं क्या, मनी सप्लाई को, और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं एक्सेस डिमांड को ठीक. तो दो प्रकार का पॉलिसी है, एक है फिस्कल, दूसरा है मॉनेटरी. एक्सेस डिमांड को ठीक करने का फिस्कल पॉलिसी भी हमारे पास है, मॉनेटरी पॉलिसी भी है. तो कोई एक फॉलो करना चाहिए, दोनों फॉलो करना चाहिए. गवर्नमेंट हमेशा दोनों का मिक्स फॉलो करता है, जिससे कि वो ओवरऑल इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड या फिर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को ठीक करता है. ठीक है, अब इसके बाद इसका ऑपोजिट पूरा, अब देखना सुपर इजी. इसका ऑपोजिट, मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड. अब सभी पॉइंट क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा. डेफिशिएंट डिमांड, इसका मतलब इकोनॉमी में डिमांड नहीं आ रहा है, डिमांड क्रिएट करना है और लोगों से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदवाना है. तो क्या करना पड़ेगा, उनको पैसा देना पड़ेगा. जितना ज्यादा उनके पास पैसा होगा उतना ज्यादा वो लोग खरीदेंगे, हमको वही करवाना है. तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग. अगर गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग को बढ़ाएगा तो पहली बार जब वो स्पेंडिंग को बढ़ाया तभी गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड क्रिएट हो गया, प्लस वो पैसा जिसके पास जाएगा उनके हाथ में इनकम का जनरेशन हुआ, फिर वो लोग गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे. तो इस प्रकार से चेन इफेक्ट में गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड बढ़ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है डिक्रीज इन टैक्सेस. क्या होगा बताओ, टैक्स डिक्रीज हुआ तो, अगर टैक्स डिक्रीज हो गया तो हमारे हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा. जब हमारे हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा तो हम ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे, तो उससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा. ठीक है, थर्ड पॉइंट, इंक्रीज इन मनी सप्लाई और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट. बताओ ये कौन सा पॉलिसी है, मॉनेटरी है. अब इसके अंदर क्या क्या आएगा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. सबसे पहले क्वांटिटेटिव का बात करते हैं. डिक्रीज इन बैंक रेट, अगर ज्यादा लोन, ज्यादा अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो इंटरेस्ट रेट को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, जिससे क्या होगा, लोन ज्यादा लेंगे लोग. डिक्रीज इन रेपो रेट, शॉर्ट टर्म नीड्स का भी लोन को डिक्रीज कर देगा. ठीक है, थर्ड है ओपन मार्केट ऑपरेशन. ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करेगा, अब परचेज करेगा, अब लोगों से पेपर लेके उनके बदले में उनको क्या देगा, कैश देगा. ठीक है, अब गवर्नमेंट का भी ऐसा करता है, तुमसे लिखवा के लेता है और तुमको कैश देता है, नहीं देता. तो गवर्नमेंट जनरली क्या करता है, आरबीआई क्या करता है, बैंक के साथ ऐसा करता है. आरबीआई बैंक से क्या करेगा, पेपर लेगा और बैंक को बहुत सारा पैसा दे देगा. जब बैंक के पास बहुत सारा पैसा होगा तो बैंक क्या करेगा, लोन देगा आगे. ठीक है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में परचेज ऑफ सिक्योरिटीज. उसके बाद डिक्रीज इन लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, एसएलआर और सीआरआर को कम कर देगा.
कि कम रिजर्व्स अपने पास रखो, जिससे क्या होगा, क्रेडिट का रेशियो बढ़ जाएगा, क्रेडिट का रेशियो बढ़ने से और ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा, ठीक है। उसके बाद क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, फिर से 3 इंस्ट्रूमेंट क्वालिटेटिव के अंदर। सबसे पहला डिक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या था, जो सेफ्टी मार्जिन गवर्नमेंट बैंक अपने पास रख रहा था, उस मार्जिन को क्या कर देगा, कम कर देगा। पहले अगर 40% रख रहा तो अब क्या कर देगा, 20% कर देगा, जिससे लोन ज्यादा देगा, लोन ज्यादा देगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है। मोरल सुएशन, अब क्या करेगा, एडवाइस देगा कि फटाफट लोन पास करो। कस्टमर कोई डॉक्यूमेंट दिया है तो भी दो लोन, नहीं दिया है तो भी लोन दे दो। मतलब ज्यादा स्ट्रिक्ट मत करो, अगर देख के थोड़ा मोड़ा ठीक लग रहा है कस्टमर, उसका सेल परचेज है, सब कुछ ठीक लग रहा है तो उसको लोन दे दो, ठीक है। ज्यादा कानून मत करो, बैंक वाले को ऐसा इंस्ट्रक्शन देता है, जिससे बैंक क्या करता है, फटाफट फटाफट लोन इशू करता है, ठीक है। उसके बाद सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, विदड्रॉ क्रेडिट रेशनिंग। अगर पहले किसी को मना किया था क्रेडिट देने से, तो अब क्या करेगा, उन लोगों को भी लोन देना शुरू करेगा। मतलब अगर पहले किसी को हटा दिया था अपने लिस्ट से, तो अब वो लोगों को भी ऐड कर लेगा और सभी को लोन देना शुरू कर देगा। मतलब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, मनी सप्लाई को बढ़ाना है, किसी भी तरीके से लोगों को पैसा देना है, ठीक है। अब फ्री में तो बांट नहीं सकता, तो उसके लिए क्या करेगा, लोन देगा। अब लोन देने का बहुत सारा तरीका है, किसी भी तरीके से वो लोन देगा, ठीक है। चलो आखिरी टॉपिक, साइक्लिकल इफेक्ट ट्रेड साइकिल। साइक्लिकल इफेक्ट ट्रेड साइकिल क्या होता है, ट्रेड साइकिल बताओ। इकोनॉमी या फिर कोई भी इंडस्ट्री हमेशा एक साइकिल में ही चलता है, ठीक है। साइकिल मतलब, साइकिल पे देखो, पैडल नीचे जाता है पहले, फिर ऊपर आता है, फिर घूम के नीचे आता है, फिर घूम के ऊपर जाता है, फिर घूम के नीचे आता है। इकोनॉमी का भी यही हाल है। इकोनॉमी भी क्या करेगा, एक बार ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। इकोनॉमी का भी सिस्टम है कि वो हमेशा क्या करेगा, इसी वे में मूव करेगा, पहले ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इसी तरीके से वो मूव करते हुए आगे बढ़ेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रेड साइकिल, ठीक है। देखो अब ट्रेड साइकिल में 4 प्रकार का स्टेज होता है। एक होता है बूम, दूसरा होता है रिसेशन, तीसरा होता है डिप्रेशन और चौथा होता है रिकवरी, ठीक है। अब ग्राफ में आते हैं, ग्राफ में देखना, बूम मतलब ये टॉप फेज, जब इकोनॉमी अपने मैक्सिमम पोजीशन पे, ठीक है। अब यहां से इकोनॉमी क्या होगा, नेगेटिव साइड में टर्न लेगा, ठीक है। अभी तक इकोनॉमी कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा था, बूम फेज आ गया, मतलब जो टॉप मोस्ट फेज आ गया, अब वहां से इकोनॉमी क्या कर लेगा, डाउन टर्न लेगा, ठीक है। अब इस टर्न को क्या बोलेंगे, रिसेशन। जब ये अपने लोएस्ट पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, डिप्रेशन। वो अपने लास्ट पॉइंट पे है तो वो पॉइंट को क्या बोलेंगे, डिप्रेशन। अब यहां से इकोनॉमी क्या लेगा, फिर से यू टर्न लेके ऊपर जाना शुरू होगा। जब ये ऊपर जाना शुरू होगा तो फिर से इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिकवरी, ठीक है। तो इस प्रकार से इकोनॉमी मूव होता है हमेशा, कोई भी ट्रेड साइकिल हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी इकोनॉमी हो, वो हमेशा इसी तरीके से मूव होता है। लेकिन अच्छा देखो ये चीज, अगर हमको पता चल जाए कब बूम आया तो मजा नहीं आ जाएगा। सोच के देखो, अगर मुझे लाइफ में एक बार पता चल जाए, सिर्फ एक बार, कि अभी रिसेशन आ गया है, हम डिप्रेशन वाले फेज में, अब यहां से इकोनॉमी टर्न लेगा ऊपर साइड में, तो मुझे रिटायरमेंट ले सकता हूं, इतना पैसे कमा लूंगा कि मैं रिटायरमेंट ले सकता हूं या नहीं ले सकता। क्या करूंगा मैं उस दिन, इस प्रकार से ट्रेडिंग करूंगा कि वहां से इकोनॉमी जब यू टर्न लेगा, ऊपर जाना शुरू करेगा, तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, हो गया मेरा रिटायरमेंट। या मुझे पता चल जाए कि अभी इकोनॉमी अपने बूम फेज में, यहां से इकोनॉमी नीचे जाने वाला है, तो रिटायरमेंट ले सकता हूं मैं अपना, ठीक है। काम करने का जरूरत नहीं है, और एक बार एक ट्रेडिंग करूंगा इस तरीके से कि वहां से बहुत सारा प्रॉफिट हो जाए और मैं वहां से क्या कर सकता हूं, रिटायरमेंट ले सकता हूं, ठीक है। लेकिन ये ऐसे पता नहीं चलता, दिक्कत वही, दिक्कत सबसे बड़ा बात यह है कि हमको पता नहीं चलता है कि कब बूम आएगा, कब रिसेशन आएगा, कब रिकवरी होगा और कब डिप्रेशन आएगा। ये होने के बाद पता चलता है कि हो चुका है, बूम हो चुका था, अब हम कहां आ चुके हैं, रिसेशन में आ चुके हैं। डिप्रेशन जा चुका है, अब हम कहां आ चुके हैं, फिर से रिकवरी में आ चुके हैं। ये होने के बाद पता चलता है, होने से पहले पता नहीं चलता, ठीक है। देखो
पढ़ते हैं थोड़ा साइक्लिकल इफेक्ट ट्रेड साइकिल को. We know that ideal situation for an economy is one in when aggregate demand equals to aggregate supply corresponding to level of full utilization and all the available resources. However, in real life, aggregate demand fluctuates, which bring changes in the level of output. होगा ही फ्लक्चुएट. एग्रीगेट डिमांड हमेशा एग्रीगेट सप्लाई के साथ इक्वल होगा क्या? नहीं होगा. एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? फ्लक्चुएट होता है, जिसकी वजह से आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, प्राइसेस सब कुछ क्या होता है? फ्लक्चुएट होता है. These changes are generally cyclical in nature. That is, these changes generally follow a cycle of 4 different stages, namely boom, recession, depression and recovery. ठीक है. अब चारों स्टेज को समझाया. सबसे पहले बूम. Boom is the stage of increasing economic activities and there exists inflationary tendencies in this stage. Boom मतलब हम हाईएस्ट पॉइंट पे हैं. हाईएस्ट पॉइंट पे है मतलब हम लोग इन्फ्लेशन को अभी टारगेट कर रहे हैं, मतलब इन्फ्लेशन हो रहा है अभी इकोनॉमी. ठीक है. स्टेज इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड देयर एग्जिस्ट इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी इन दिस स्टेज. आफ्टर रीचिंग इट्स हाईएस्ट लेवल देयर कम्स सम स्लैकनेस इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इट इज द रिसेशन स्टेज. बूम के बाद क्या आएगा? रिसेशन आएगा, मतलब इकोनॉमी डाउन साइड में जाना शुरू होगा. इन दिस स्टेज, इफ दिस स्टेज इज नॉट कंट्रोल्ड देन इट ट्रेंड टू टर्न इनटू अ स्टेज ऑफ डिप्रेशन. बहुत ज्यादा नीचे जाने के बाद इकोनॉमी कहाँ चला जाएगा? डिप्रेशन के स्टेज में चला जाएगा. उसके बाद फिर डिप्रेशन के बाद क्या आएगा? अच्छा, डिप्रेशन का पहले मैं और बताया. इन दिस स्टेज इकोनॉमिक एक्टिविटी सिंक वेरी लो. डिप्रेशन स्टेज इज ऑल्सो नोन एज ग्लूम और स्लम्प फेज ऑफ द इकोनॉमी. घर का दो नाम है इसका, और एक ग्लूम और दूसरा स्लम्प फेज ऑफ द इकोनॉमी. आफ्टर टचिंग द मिनिमम पॉइंट, अब क्या होगा? जब वो अपने मिनिमम पॉइंट को टच कर लेगा तो उसके बाद फिर रिकवरी होना शुरू होगा. आफ्टर टचिंग इस मिनिमम पॉइंट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकवरी इन द इकोनॉमी. दिस रिकवरी ब्रिंग्स द इकोनॉमी बैक टू द स्टेज ऑफ बूम एंड thus द साइकिल इज कंप्लीट. द साइकिल ऑफ अप्स एंड डाउन कंटिन्यूज टू मूव इन द इकोनॉमी एज शोन इन द गिवन डायग्राम. लेकिन अब जो सिचुएशन है ना, ये इस तरीके से मूव नहीं होता, ये कुछ इस तरीके से मूव होता है. बूम आएगा, रिसेशन आएगा, फिर नया हाई बनेगा, फिर नया लो, इस तरीके से मूव होता है. तो इकोनॉमी ओवरऑल जो जाता है वो इस पैटर्न से ऊपर जाता है. इकोनॉमी ओवरऑल जो जाता है वो इस पैटर्न से, मैं अलग से बना देता हूं एक नीचे में, यहां पे बना देता हूं छोटा सा. जो रियल डायग्राम होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है. ऊपर गया, नीचे आया, नेक्स्ट टाइम जो जाएगा वो ऊपर और हाई बनाएगा. इस प्रकार से जाता जाएगा. ठीक है. अब इकोनॉमी का अगर तुम एवरेज लाइन बनाओगे तो एवरेज लाइन जो होगा वो किधर होगा? अपवर्ड डायरेक्शन पे होगा. ठीक है. इकोनॉमी इसी प्रकार से धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो होता जाएगा. ठीक है. अप जाएगा, डाउन जाएगा, अप जाएगा, डाउन जाएगा, हर बार एक नया अप में जाएगा और धीरे धीरे ओवरऑल जो एवरेज है वो बढ़ता हुआ ऊपर की तरफ में जाएगा. ये इकोनॉमी जनरली ऐसा बढ़ता है. अगर कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन ना हो, जैसे वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए या फिर कोविड ना आ जाए, तो उस केस में अलग सिचुएशन है. अदरवाइज इकोनॉमी हमेशा इसी डायरेक्शन में तरीके से मूव करता है. ठीक है. चलो, तो अब यहां पे हमारा कंप्लीट होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस. कौन से चैप्टर्स का? जो लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं, इसका बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. उसके बाद हम लोग इंडियन इकोनॉमी को शुरू करेंगे. ठीक है. चलो, तो आज के लिए इतना ही. बाकी का डिस्कशन फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है. बाय बाय.